विच स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये एक ऐसा कानून है जिसमें इंडिया का हर एक सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन उन पर एक ही तरीके का पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर हम पर्सनल लॉज की बात करें तो ये इंक्लूड करते हैं इश्यूज रिलेटेड टू मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन और इनहेरिटेंस, और ये सभी हमारी पर्सनल लाइफ को काफी इम्पैक्ट करते हैं। पिछले कुछ दिनों से इसके इम्प्लीमेंट होने की बात चल रही है और 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने पब्लिक और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के रिगार्ड में कुछ व्यूज और ओपिनियन मांगे हैं। इंडिया के अंदर गोवा अकेला ऐसा स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। इनफैक्ट अंबेडकर जी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय यूनिफॉर्म सिविल कोड को उसके अंदर शामिल करने की बात कही। उनका मानना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोगों के बीच में इक्वालिटी और सोशल जस्टिस प्रमोट होगी। वुमेन और डिप्राइव्ड कम्युनिटी सभी को एक समान ट्रीट किया जाएगा और भेदभाव भी दूर किया जा सकेगा। यही रीजन है कि उन्होंने इंडियन सिटीजन्स के लिए एक कॉमन लीगल फ्रेमवर्क बनाने पर काफी जोर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग से शामिल नहीं किया गया, क्योंकि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी उस समय इंडिया के अंदर ऑलरेडी काफी सारी रिलीजियस टेंशंस थी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रोविजन है वो क्रिएट तो किया, लेकिन ये भी डिसाइड किया कि फ्यूचर में जब भी सही समय आएगा तब उस टाइम पर जो गवर्नमेंट है वो इसे इम्प्लीमेंट कर देगी। और यही रीजन है कि आज भी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो डिबेट और डिस्कशन का सब्जेक्ट बना हुआ है। भले ही ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग से डिफाइन ना किया हो, लेकिन ये शामिल है अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये वो डायरेक्टिव्स होते हैं जिनको स्टेट कंसिडर कर सकता है वाइल मेकिंग लॉज। और अब 22nd लॉ कमीशन कोशिश कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है कि कैसे वो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाए, और इसीलिए आम जनता और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से उनके व्यूज, उनकी रिकमेंडेशंस मांगी जा रही है कि कैसे हम इस यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर सकते। आज की हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो क्या है, इसके इम्प्लीमेंट होने से क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या कंसर्न है। तो चलिए शुरू कर सकते हैं। मैं हूँ आशीष सक्सेना और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। करेंटली इंडिया के अंदर जो सिविल और क्रिमिनल लॉ है वो इंडिया के हर एक सिटीजन के लिए सेम है, यानी सब पर एक ही तरीके का लॉ एप्लीकेबल है। मगर अगर हम बात करें पर्सनल लॉज की, पर्सनल लॉज जो कि डील करते हैं विद इश्यूज रिलेटेड टू मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन, तो इस केस में क्या होता है, हर सिटीजन का जो पर्सनल लॉ है वो डिफरेंट है और वो डिपेंड करता है उनके रिलीजन पे। यानी अगर आप हिंदू हो तो आप पर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा, क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी हो तो पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट। अब आप लोग सोचोगे कि सिविल और क्रिमिनल लॉ जब सेम है तो पर्सनल लॉज भी सेम कर देते, और गोवा अकेला स्टेट क्यों है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल है? तो इस डिफरेंशिएशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है ब्रिटिशर्स की पॉलिसी, जिन्होंने 1835 के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट की थी जहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि इंडिया को एक यूनिफॉर्म कोडिफिकेशन की जरूरत है इन रिस्पेक्ट टू मैटर्स रिलेटेड टू क्राइम, एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट, और स्पेसिफिकली रिकमेंड किया था कि हिंदू और मुस्लिम के जो पर्सनल लॉज हैं उन्हें अलग रखा जाए। इसका रीजन ये है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स और कस्टम्स के अंदर दखल नहीं देना चाहते थे। बट गोवा इस पूरी कॉम्प्लिकेशन से कैसे बच गया? इसका रीजन ये है कि इनिशियली जो गोवा था इट वाज अंडर पोर्तुगीज रूल और उनका अपना सिविल लॉ था विच वाज नोन एज कोडिको सिविल। लेकिन 1867 के अंदर जब ब्रिटिश रूल इंडिया ने पोर्तुगीज रूल गोवा को अनेक्स किया तो उस टाइम पर भी वहाँ पर पोर्तुगीज सिविल कोड 1867 ही एग्जिस्टेंस में था, जो कि सभी गोवंस पे एप्लीकेबल था इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, जो आज भी प्रेजेंट है। और इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग क्लॉजेज है जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। गोवा के अंदर जो रजिस्टर्ड मैरिज वाले मुस्लिम्स हैं वो पॉलीगैमी यानी मल्टीपल शादियां नहीं कर सकते, ना ही वो वर्बल तलाक या डिवोर्स दे सकते हैं, जिसे हम ट्रिपल तलाक भी कहते हैं। और हाल ही में इस तलाक को, इस फॉर्म ऑफ तलाक को पूरे इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया। और इसके अलावा गोवा पूरे इंडिया के अंदर एकमात्र स्टेट है जहां पर जो प्रीनप्स होते हैं वो लीगली एनफोर्सेबल होते हैं। और गोवा के सक्सेसफुल यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंटेशन को देखकर इसे रोल मॉडल बनाकर काफ़ी सारे स्टेट्स जो हैं वो यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो ये स्टेट जल्द ही अपना खुद का यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ड्राफ्ट करने वाला है। इसके अलावा गुजरात और असम ने भी यूसीसी को लाने की बात कही है, लेकिन इस पूरे यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस रास्ते में काफ़ी सारे हर्डल्स हैं। और अब हम उन सभी हर्डल्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला रीज़न है हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस।
इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट रिलीजन्स हैं और उनकी अपनी अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, और जो हमारे पर्सनल लॉज हैं वो इन्हीं कस्टम से बेस्ड हैं जो कि काफ़ी समय से एग्जिस्टेंस में हैं। और जब भी इसके अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं तो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफ़ी रेजिस्टेंस शो करते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि वो अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी और प्रैक्टिसेस को खो देंगे। दूसरा हर्डल है पॉलिटिकल कंसिडरेशन। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरा इशू है ये काफ़ी पॉलिटिकली सेंसिटिव है, और यही रीज़न है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसे इम्प्लीमेंट करने में हेजिटेंट रहती हैं, क्योंकि उन्हें डर है बैकलैश का फ्रॉम द रिलीजियस कम्युनिटीज़ एंड द फियर ऑफ लूजिंग देयर सपोर्ट। थर्ड रीज़न है लैक ऑफ कंसेंसस। इंडिया के अंदर जो डिफरेंट रिलीजन और कम्युनिटी ग्रुप्स हैं उन सभी के अपने कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हैं, और इन सभी के बीच में बैलेंस बिठाना बहुत ही मुश्किल है, और यही रीज़न है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा while ensuring equality and justice for all citizens। लास्ट जो हर्डल है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल कंसिडरेशन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, जिसमें से एक राइट जो है वो है राइट टू प्रैक्टिस आवर ओन रिलीजन। इसका मतलब ये है कि हम सभी के पास फंडामेंटल राइट है कि हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करें, और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट किया जाता है देन इन दैट केस इट इज़ नेसेसरी कि सभी के राइट्स को कंसिडर किया जाए। टाइम टू टाइम इंडियन जुडिशरी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो रिक्वायरमेंट है उस पर अपनी बात रखी है, और इस रिगार्ड में दो इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है शाह बानो केस। इस केस के अंदर 73 ईयर ओल्ड मुस्लिम वाइफ जिनके हस्बैंड ने उन्हें ट्रिपल तलाक दे दिया था, वो मेंटेनेंस डिमांड कर रही हैं अंडर सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट भी दे दी थी, लेकिन इसे इस्लामिक पर्सनल लॉ के थ्रू चैलेंज कर दिया गया, क्योंकि मुस्लिम वुमेन मेंटेनेंस लीव नहीं कर सकती अंडर दी मुस्लिम पर्सनल लॉ। और इसी सिचुएशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया पार्लियामेंट को कि वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट करें, लेकिन बाद में उस टाइम की जो गवर्नमेंट है उसने पॉलिटिकल प्रेशर में आके इस पूरे जजमेंट को तो नलिफाई कर दिया था, और बाद में एक नया लॉ पास किया जिसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, और यही वो शाह बानो केस है जिसकी वजह से पूरे इंडिया के अंदर आज ट्रिपल तलाक हटाया गया है। अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो वो है सरला पुंतकल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर भी ये देखा गया है कि इंडिया के अंदर जो अलग अलग पर्सनल लॉज हैं वो कई बार आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, और उनके लूपहोल्स का फायदा उठाया जाता है टू हरास फीमेल स्पाउसेस, क्योंकि कई बार देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए अपना जो रिलीजन है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इस केस के अंदर भी जो हिंदू हस्बैंड थे उन्होंने अपनी प्रेजेंट पार्टनर के साथ दूसरी शादी करने के लिए अपना जो रिलीजन था वो चेंज कर लिया, क्योंकि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जो इस्लामिक रिलीजन है, वो अलाउ करता है हस्बैंड को कि वो 4 शादी कर सकता है। लेकिन अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग एक पर्सन जो है वो एक ही बार शादी कर सकता है, इसीलिए उन्होंने अपना जो रिलीजन है वो चेंज कर लिया। लेकिन यह जजमेंट ये रहा कि उनकी जो पहली शादी थी वो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से थी, जो कि परफेक्टली वैलिड थी, लेकिन उन्होंने जो दूसरी शादी की जिसके लिए उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया उसे इनवैलिड इल्लीगल माना गया, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से एक जो पर्सन है वो दूसरी शादी तभी कर सकता है या तो उसने अपने प्रेजेंट स्पाउस को डिवोर्स दे दिया हो, या फिर उसका जो स्पाउस है उसकी डेथ हो गई हो। और इस केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कुलदीप सिंह ने रिकमेंड किया था पार्लियामेंट को कि वो आर्टिकल 44 को रिविजिट करें, यानी इनडायरेक्टली यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की बात कही थी, क्योंकि इस केस के अंदर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ना होना एक हर्डल बन रहा था, क्योंकि उससे ये जो सारे लूपहोल्स हैं वो खत्म हो जाते और हर एक सिटीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता इन द आइज ऑफ द लॉ। और ये केस आज भी कोट किया जाता है एज अ प्रेसिडेंट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन इन हर्डल्स के बावजूद भी जो हमारा लॉ कमीशन है वो इस यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहता है। सो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, बल्कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स बाद ये ज़रूरी है कि इंडिया को एक मॉडर्न स्टेट बनाया जा सके। इट इज़ एसेंशियल, और यही रीज़न है कि क्यों जो लॉ कमीशन है वो इसे इम्प्लीमेंट करना चाहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो इंडिया की पॉपुलेशन के बीच इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन इंश्योर करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन और जेंडर, क्योंकि जो हमारे पर्सनल लॉज हैं वो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर बेस्ड हैं, जो कि हर इंडिविजुअल को अलग ट्रीट करता है डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलीजन। और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो प्रमोट करेगा इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द सिटीजन। सेकेंडली हम देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो एक सेक्युलर नेशन है, यानी इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है,
और अगर ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो इसी प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करेगा बाय ट्रीटिंग ऑल द सिटीजंस इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स। और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो इंश्योर करेगा कि ये जो स्टेट है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन या कम्युनिटी को फेवर नहीं करेगा इन मैटर्स ऑफ पर्सनल लॉ। इसके अलावा जो यूसीसी है वो इंश्योर करेगा हार्मनी एंड इंटीग्रेशन ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स और प्रमोट करेगा फीलिंग ऑफ इक्वालिटी एंड यूनिटी। अगर हम वुमेन के राइट्स की बात करें तो उस लिहाज से भी यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि ये देखा गया है जो हमारे पर्सनल लॉज है दे आर डिसएडवांटेजेस टू वुमेन, और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो इंश्योर करेगा जेंडर इक्वालिटी और प्रमोट करेगा वुमेन के राइट को एंड विल इंश्योर वुमेन एम्पावरमेंट। एंड लास्टली ये सिंप्लीफाई कर देगा इंडिया का जो कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम है उसको, क्योंकि करेंटली इंडिया के अंदर काफ़ी सारे रिलीजन्स हैं और हर रिलीजन का अपना पर्सनल लॉ है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो सामने आई हैं। और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को काफ़ी सिंप्लीफाई कर देगा बाय ब्रिंगिंग मोर क्लैरिटी एंड मेकिंग द फुल सिस्टम मोर एक्सेसिबल एंड एफिशिएंट। कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एंड नागालैंड जॉइंट क्रिश्चियन फोरम की तरफ से यूसीसी के विरोध में स्टेटमेंट सामने आए हैं। AIM-PLB के मेंबर्स यूसीसी के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने जा रहे हैं जो जुलाई के फर्स्ट वीक में लॉ कमीशन को सबमिट किया जाएगा। यही बात नागालैंड जॉइंट क्रिश्चियन फोरम ने भी कही है। उनके वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि यूसीसी आने से इंडिया के सेक्युलर इथोस पर असर पड़ेगा और मेजॉरिटी को अपने रूल्स माइनॉरिटीज के ऊपर इम्पोज करने का राइट मिल जाएगा और माइनॉरिटीज का सप्रेशन होगा। सो आपको क्या लगता है, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।